नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, चर्चाएं खास हो तो किससे भी जरूर होते हैं। चर्चाएं खास हो तो किससे भी जरूर होते हैं। उंगलियां उन्हीं पर उठती है जो मशहूर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपकी डिमांड थी सर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, प्यारे बच्चों वो वीडियो लेकर आ गया हूं। और प्यारे बच्चों, जल्द ही ना इस सेशन को हम लाइव भी स्टार्ट कर देंगे। एक बार ना ये रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करवाऊंगा। और प्यारे बच्चों, ये जो पीछे आप देख पा रहे हो ना, ये वो बुक है जिससे सारे के सारे क्वेश्चन है ना एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बने थे। जीके बाय प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है, अभी ज्वाइन कर लेना। इसमें इसकी सारी पीडीएफ डाल दी है। और कतई विश्वास नहीं है, मैं नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन दोबारा इसी बुक से आएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों फिर भी है ना सेफ जोन में जाने के लिए ना इस बुक के भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन पहले हम कंसेप्ट वाइज चलेंगे प्यारे बच्चों। लास्ट में ना ये जो क्वेश्चन है ना 30-35 क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाऊंगा। पहले हम है ना कंसेप्ट वाइज चलने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, लास्ट में ये क्वेश्चन है पढ़ेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं ना, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। आज हम है ना एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पशु पालन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पशुपालन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं ना, पशुपालन की बात करूं ना, तो उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, भारत में ना एक प्रकार की कृषि की जाती है जिसे मिश्रित कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। इसकी ना परिभाषा आ सकती है कि मिश्रित कृषि वो कृषि होती है जिसमें कृषि के साथ हम है ना क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। किसान प्यारे बच्चों कृषि भी करता है और उसके साथ पशुपालन भी करता है, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वो पूरा टॉपिक हो जाता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। आज प्यारे बच्चों पशुपालन के तहत है ना हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में पिछले में क्वेश्चन आए हैं वो तो हो सकता है वो आए और ना आए, लेकिन प्यारे बच्चों इस बार टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया ना तो पशु जनगणना 2019-20 वाली पक्का पूछेगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं अगर बात करूं ना पशु जनगणना की बात करूं, किसकी बात करूं? पशु जनगणना की बात करूं तो लाडले बच्चों पहली पशु जनगणना हुई थी 1919 में हुई थी। ये क्वेश्चन बनेगा कि पहली पशु जनगणना कब हुई थी? 1919 में। और 1919 में एक सुधार हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। मॉन्टेग्यू क्या हुआ था? चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। इसके तहत प्यारे बच्चों सिखों को ना अलग से चुनाव लड़ने की आजादी मिली थी। और मुसलमानों को 1909 में ना एक सुधार हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार में ना मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की आजादी मिली थी। ये एसएससी लेवल के दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। तो 1919 में पहली क्या हुई थी? पशु जनगणना हुई थी। अब क्वेश्चन प्यारे बच्चों पशु जनगणना से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ना वो कि आजाद भारत की पहली पशु जनगणना कब हुई? आजाद भारत यानी भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के दिन। तो आजाद भारत की पहली पशु जनगणना ना 1951 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे बच्चों? आजाद भारत की पहली पशु जनगणना कब हुई? 1951 में। और पशु जनगणना है ना, पशु जनगणना पूछे ना प्रत्येक कितने वर्ष बाद होती है? तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या होती है? पशु जनगणना होती है। और प्यारे बच्चों हरियाणा की मैं बात करूं ना तो हरियाणा में पहली पशु जनगणना कब हुई थी? हरियाणा में पहली पशु जनगणना है ना प्यारे बच्चों 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हरियाणा में क्या हुई थी? पहली पशु जनगणना हुई थी। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हमें जो पशु जनगणना है ना, इससे पहले जो 19वें नंबर की पशु जनगणना थी ना भारत की, वो 2012 में हुई थी। तो ये कौन से नंबर की है? 20वें नंबर की। होनी थी 2017 में, लेकिन हुई कब? 2019 में। और आंकड़े कब आए? 2020 में इसके क्या हुए? आंकड़े प्रकाशित हुए। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी पशु जनगणना के आंकड़े हैं प्यारे बच्चों, तो ये भी आना है कि इससे पहले वाली पशु जनगणना पूछे ना तो वो कब हुई थी प्यारे बच्चों? इससे पहले वाली जो पशु जनगणना है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वो कब हुई थी? 2012 में हुई थी। अब प्यारे बच्चों हमें है ना अगर मैं पशुधन की बात करें ना, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा क्वेश्चन पशुधन से ही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में टोटल कितने पशु है? तो 71 26 497, ये आंकड़ा याद करना, 71
26,497, 71, 26,497 का आपको आंकड़ा याद करना है। 71,26,497 हरियाणा में टोटल क्या रहेंगे, पशुधन रहेगा। हरियाणा का पशुधन है ना 71,26,497, क्योंकि आंकड़ों से क्वेश्चन बनेगा कितना रहेगा हरियाणा का पशुधन, 71,26,497 नहीं याद करोगे, पता है। और अगर कोई है ना इशारों में ही कोई नंबर आपको ना उंगलियों से भी बता देना, वो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, याद करोगे। कोई नींद में भी पूछ लेगा ना बता दोगे, क्योंकि उसके साथ आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है। इन नंबरों के साथ आपकी फीलिंग नहीं जुड़ी हुई है तो ये भूल जाओगे। नहीं भूलना प्यारे बच्चों, किसी और जगह फीलिंग कनेक्ट करने से अच्छा है स्टडी के साथ फीलिंग कनेक्ट कर लो, सफलता जरूर मिलेगी। 71,26,497 पशुधन है। और सबसे ज्यादा पशुधन है ना पिछली जो 2012 वाली जनगणना में भिवानी में होते थे, इस बार सबसे ज्यादा पशुधन कहां पर रहेगा, हिसार में रहेगा। और कम पशुधन कहां पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। ज्यादा पूछे तो प्यारे बच्चों पशुधन कहां पर रहेगा, हिसार में। और कम पूछे तो पशुधन कौन सा रहेगा, पंचकुला में पशुधन क्या रहेगा, कम। तो प्यारे बच्चों ये भी आंकड़ा आ सकता है 6,57,532, 6,57,532 टोटल पशुधन कहां पर रहेंगे आपके हिसार में। और 1,05,873, 105,873 ये कम है ना, ये कहां पर रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। टोटल पूछे तो 71,26,497 टोटल है। हिसार में ज्यादा 6,57,532 हिसार में ज्यादा है, और कम पंचकुला में 1,05,873 क्या रहेंगे, ये आंकड़ा कहां का रहेगा, पंचकुला का रहेगा। अब प्यारे बच्चों एक एक पशु के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे है ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हरियाणा में ना अगर सबसे ज्यादा पशुधन की बात करूं ना तो हरियाणा में कौन सा ज्यादा है, भैंस सबसे ज्यादा है। तो भैंस प्यारे बच्चों वर्तमान में सबसे ज्यादा कहां पर है, हिसार है। हिसार ऑप्शन में ना आए ना तो भैंस ज्यादा कहां पर हो जाएगी प्यारे बच्चों, जींद में हो जाएगी। और जींद की कौन सी भैंस फेमस है प्यारे बच्चों, जींद की मुर्रा भैंस फेमस है। और ये ज्यादा दूध देती है, इसलिए मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है, काला सोना या ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है, काला सोना। पुर्तगाली लोग काला सोना काली मिर्च को बोलते थे। और इंडिया इकोनॉमिक्स है वो काला सोना है ना वो कोयले को मानता है। और एनसीईआरटी काला सोना पेट्रोलियम को मानता है। तो भैंस कहां पर पाई जाती है, ज्यादा हिसार में पाई जाती है। और उसके बाद जींद में प्यारे बच्चों कई बार है ना ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो भैंस है ना कम कहां पर पाई जाती है, पंचकुला और गुरुग्राम में भैंस है ना कम कहां पर पाई जाती है, पंचकुला और गुरुग्राम में भैंस क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो ज्यादा पूछे तो हिसार में, याद ना रहे भैंस हरियाणा में ज्यादा है तो दूध हम है ना किसका पीते हैं, भैंस का। तो भैंस का दूध पीना हमारे जीवन का क्या बन चुका है, हिस्सा। और दूध पीकर हम क्या रहते हैं, जिंदा। तो भैंस ज्यादा हिसार और कहां पाई जाएगी, जींद। और प्यारे बच्चों विश्व में भी भैंस है ना सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, भारत में भैंस ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको चीजें याद रखनी है, विश्व में भी भारत में भैंस ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है प्यारे बच्चों, ज्यादा और कम से क्वेश्चन आएगा। एक आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, भैंस है ना एक क्या होता है आपका, भैंसा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, भैंसा होता है। ठीक है, एक भैंस होती है और एक क्या होता है, भैंसा, जिसे आप देसी भाषा में क्या बोल देते हो प्यारे बच्चों, जोटा बोल देते हो। तो भैंसा ज्यादा जींद में पाया जाता है। भैंसा ज्यादा कहां पर पाया जाएगा, जींद में। याद ना रहे भैंसे में क्या होता है, जोर। और गालिब अक्सर कहा करते थे, दुनिया माने जोरों को कोई ना माने कमजोरों को। अगर आपके पास जोर है ना तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। तो भैंसा भी कहां पर ज्यादा पाया जाएगा, जींद में ज्यादा पाया जाएगा। अब भैंस के बाद अगर प्यारे बच्चों मैं गाय की बात करूं ना तो गाय कहां पर ज्यादा पाई जाती है, सिरसा में गाय क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। कम गाय पूछे ना ये कहां पर पाई जाती है, मेवात में गाय कम पाई जाती है। याद ना रहे गाय का ना, गाय हमारी, गाय को हम क्या मानते हैं, माता मानते हैं। और माता को हमें क्या झुकाना चाहिए, सर झुकाना चाहिए। गाय को हम क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, माँ मानते हैं। और माँ को हमें क्या झुकाना चाहिए, सर झुकाना चाहिए। तो गाय सबसे ज्यादा कहां पर हो जाएगी, सिरसा में हो जाएगी। आपसे पूछे प्यारे बच्चों, गौशाला भी हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो गौशाला भी हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर है, सिरसा। फल व सब्जियों में नंबर 1 कौन सा रहेगा,
फल व सब्जियों में नंबर 1 सिरसा। मंजियाना कहां पर रहेगा? सिरसा। गेहूं ज्यादा कहां पर होती है? सिरसा। कपास ज्यादा कहां पर होती है? सिरसा में। सरदार ज्यादा कहां पर होते हैं? सिरसा में। डेरा सच्चा सौदा कहां पर है? सिरसा। लोकसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? अंबाला और सिरसा। 2 आर्मी के एयरफोर्स स्टेशन भी कहां पर रहेंगे? अंबाला और सिरसा में क्या रहेंगे प्यारे बच्चों? 2 आर्मी के क्या रहेंगे? एयरफोर्स स्टेशन है रहेंगे। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे पूछे जाएंगे। मैं तो कहता हूं किसी भी एग्जाम में एक सिंगल बार क्वेश्चन आ गया ना, उसको इतना डिटेल से पढ़ लेना लाडले बच्चों की, इन फ्यूचर है ना, मैं वादा करता हूं वो क्वेश्चन वहां से बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एचएसएससी की फितरत होती है, ये क्वेश्चन बार बार क्या करती है? रिपीट करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, जो भेड़ है ना वो कहां पर ज्यादा पाई जाती है? भिवानी में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, भय से भेड़ हो जाएगा, भय से भिवानी हो जाएगा। भेड़ कहां पर ज्यादा पाई जाती है? भिवानी में ज्यादा पाई जाती है। और भेड़ कम पूछे तो कहां पर पाई जाती है? गुरुग्राम में कम पाई जाती है। प्यारे बच्चों ज्यादा और कम वाला याद करना, भय से भेड़ और भय से क्या हो जाएगा? भिवानी हो जाएगा। घोड़े प्यारे बच्चों अगर बात करूं ना, बकरी कम पानीपत में और घोड़े कम पंचकुला में। बकरी है ना, बकरी ज्यादा पूछे तो कहां पर पाई जाती है? सिरसा में पाई जाती है। जो बक बक करते हैं ना, लोग सोचते हैं कि इनकी बक बक कौन सुनेगा, उनको क्या झुका देते हैं? सर झुका देते हैं। तो बकरी है ना ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो बकरी सिरसा में ज्यादा पाई जाती है। और कम पूछे तो पानीपत में पाई जाती है। बकरी कम कहां पर पाई जाती है? तो बकरी कम प्यारे बच्चों पंचकुला में बकरी क्या पाई जाती है? कम। सॉरी, पानीपत में बकरी कम कहां पर पाई जाती है? पानीपत में बकरी क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन, जैसे घोड़े है ना प्यारे बच्चों, एक 2012 में घोड़े अंबाला में ज्यादा थे, फिर एक छोटी पशु जनगणना हुई, उसमें घोड़े है ना वो कम पाए गए थे, ज्यादा पाए गए थे, करनाल में पाए गए थे, लेकिन वर्तमान में घोड़े गुरुग्राम में ज्यादा पाए जाते हैं। ये पूछा जाएगा वर्तमान में घोड़े कम कहां ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? तो वर्तमान में प्यारे बच्चों घोड़े है ना, घोड़े ये ज्यादा गुरुग्राम में पाए जाते हैं। ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? गुरुग्राम में। कम कहां पर पाए जाते हैं? पंचकुला में पाए जाते हैं। और प्यारे बच्चों हरियाणा में ना सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है। और एक है घोड़ी, घोड़ी है ना ये भी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? गुरुग्राम में पाई जाती है। घोड़े ज्यादा होंगे तो घोड़ी भी ज्यादा होगी ना। और घोड़ी कम कहां पर पाई जाती है? पंचकुला में घोड़ी क्या पाई जाती है प्यारे बच्चों? कम पाई जाती है। ठीक है, याद ना रहे, हमें घोड़े पर बैठने लायक कौन बनाएगा? हमारा गुरु बनाएगा। और प्यारे बच्चों कुत्ता पूछे ना, कुत्ता ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो कुत्ता भी ज्यादा गुरुग्राम में पाया जाता है। याद कैसे करोगे? हमें तो घोड़े पर बैठने लायक हमारे गुरु ने बना दिया, लेकिन वही गुरु हमारे घर आया ना तो हमने गुरु के पीछे क्या लगा दिया? कुत्ता। अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसे ही पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, जैसे है ना आपसे खच्चर पूछे ना, सबसे इंपॉर्टेंट है खच्चर कम पानीपत में है। खच्चर ज्यादा कहां पर है? झज्जर में। खच्चर ज्यादा कहां पर पाया जाता है? झज्जर में पाया जाता है। और खच्चर कम पूछे तो कहां पर पाया जाता है? पानीपत में। खच्चर क्या पाया जाएगा प्यारे बच्चों? कम पाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो, खच्चर झज्जर, ये तो सेम फीलिंग आ रही है ना। खच्चर कम कहां पर पाया जाता है? पानीपत में। खच्चर क्या पाया जाएगा? कम पाया जाएगा। उसी प्रकार कम गधे है ना वो कहां पर पाए जाते हैं? गधा है ना ज्यादा, गधा है ना ज्यादा कहां पर पाया जाता है? गधे को हम पल भी आराम नहीं करने देते, पल वल में गधा ज्यादा पाया जाता है। गधा कम पूछे ना, अंबाला में पाया जाता है, क्योंकि गधे को लोग है ना आम समझते हैं। गधे को लोग क्या समझते हैं? खास नहीं समझते। गधे को लोग क्या समझते हैं? आम समझते हैं। ठीक है, सुअर है ना ये प्यारे बच्चों पूछा गया था, ज्यादा सोनी, आपको पता है सुअर ज्यादा सोनीपत में पाया जाता है, कम मेवात में पाया जाता है। सुअर ज्यादा कहां पर पाया जाता है? सुअर है ना ज्यादा सोनीपत में पाया जाता है। और कम सुअर कहां पर पाया जाता है? कम सुअर प्यारे बच्चों मेवात में पाया जाता है। आजकल ना ज्यादा की बजाय कम से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, सुअर ज्यादा सोनीपत में है, आ गया एचएसएससी ने पूछा था सुअर ज्यादा कहां पर होता है? सोनीपत। कम पूछे तो कहां पर होता है? सुअर मेवात में कम पाया जाता है। उसी प्रकार ऊंट है ना कम आपके अंबाला में पाए जाते हैं। ऊंट कम कहां पर पाए जाते हैं?
अंबाला में पाए जाते हैं। और कुत्ता कम है ना, ये कहां पर पाया जाता है? मेवात में पाया जाता है। ऊंट सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? ऊंट सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों सिरसा में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? ऊंट ऊंचा होता है ना, और ऊंचे इंसान को लोग क्या झुकाते हैं? सर। तो ऊंट ज्यादा सिरसा में है। और एक ऊंट प्रजनन केंद्र आपसे पूछे ना, ऊंट है प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? तो ऊंट प्रजनन केंद्र भी प्यारे बच्चों आपका कहां पर हो जाएगा? सिरसा में हो जाएगा। ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहां पर हो जाएगा? सिरसा में हो जाएगा। ऊंट ज्यादा पूछे ना तो प्यारे बच्चों सिरसा में पाए जाते हैं। ऊंट कम पूछे तो अंबाला। कुत्ता ज्यादा पूछे तो गुरुग्राम में पाया जाता है। और कुत्ता कम पूछे तो मेवात में कुत्ता क्या पाया जाता है? सुअर भी मेवात में कम पाया जाता है, ज्यादा सोनीपत में पाया जाता है। उसी प्रकार आपसे पूछे ना, ये सब खरगोश है ना, कम कहां पर पाया जाता है? खरगोश कम है ना, यमुनानगर में ज्यादा पाया है। खरगोश कम कहां पर पाया जाता है? तो खरगोश पहले तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए। खरगोश है ना नू में या मेवात में ज्यादा पाया जाता है। खरगोश ज्यादा कहां पर? एक आपसे पूछे प्यारे बच्चों बिल्ली, ठीक है, पहली बार है ना इस जनगणना में प्यारे बच्चों बिल्ली की भी जनगणना हुई थी। और बिल्ली भी ज्यादा कहां पर पाई जाती है? नू में पाई जाती है। जैसे खरगोश कम पूछे ना तो ये प्यारे बच्चों आपके कहां पर हो जाएंगे? यमुनानगर में खरगोश क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? यमुनानगर। ये तो प्यारे बच्चों कम और ज्यादा का आंकड़ा था। अब आप कहोगे याद कैसे करें? अब सारे याद करा दूंगा। भैंस कहां पर थी सबसे ज्यादा? भैंस कहां पर थी सबसे ज्यादा? इंसार में सबसे ज्यादा थी, ठीक है। और भैंस के बाद भैंसा पूछे ना तो भैंसा ज्यादा कहां पर था? जींद में। भैंस का दूध पीना हमारे जीवन का क्या था? हिस्सा। भैंसा ताकतवर, ताकतवर लोग क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। दो याद हो गए। घोड़ा, घोड़ा है ना कहां पर है? गुरुग्राम में। हमें घोड़े पर बैठने लायक किसने बनाया? हमारे गुरु ने। या हमें घोड़ी पर बैठने लायक किसने बनाया? हमारे गुरु ने। और गुरु घर आया तो हमने गुरु के पीछे क्या लगा दिया? कुत्ता। कुत्ता भी कहां पर ज्यादा पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। गधा पूछे ना प्यारे बच्चों, गधा है ना, गधे को लोग पल भी बैठने नहीं देते, पलवल में पाया जाता है। अब सबसे ज्यादा आपसे हाथी पूछा जाएगा। हाथी है ना ये यमुना नगर में पाया जाता है। कहते हैं हरियाणा में वैसे 5 हाथी है, ऑफिशियल रूप से 4 यमुना नगर में है और 1 हरियाणा में। हाथी कहां पर रहेगा? आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी पूछा जाता है। बस्तूर गांव कहां का रहेगा? यमुनानगर में। हाथी प्रजनन केंद्र भी रहेगा, ये याद कर लेना। इधर प्यारे बच्चों इसके बाद है ना सबसे ज्यादा बकरी की बात आती है। बकरी हरियाणा में कहां पर ज्यादा पाई जाती है? सिरसा में। बकने वाले को लोग सर झुका देते हैं, ठीक है। खच्चर पूछे ना, खच्चर, झज्जर। खच्चर ज्यादा कहां पर होता है प्यारे बच्चों? झज्जर में होता है। सुअर, सह से सुअर और सह से सोनीपत। सुअर ज्यादा कहां पर हो जाएगा आपका? सोनीपत में क्या हो जाएगा? सुअर हो जाएगा, ठीक है। गधा पूछे तो कहां पर हो जाएगा? पलवल में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? पलवल में हो जाएगा, ठीक है। और या ये गधी का ना एक दूध का प्यारे बच्चों मतलब इंसार में जो आपकी एच इंसार है ना बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर ना गधी का दूध जो सबसे महंगा होता है प्यारे बच्चों, उसके लिए ना यहाँ पर प्यारे बच्चों गधी के दूध से संबंधित कोई क्वेश्चन आए ना कि कहाँ पर ऐसी परियोजना मतलब रहेगी तो इंसार हो जाएगा। क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों? आपका इंसार रहेगा। ऊंट ज्यादा कहां पर है? ऊंट ऊंचे होते हैं और ऊंचो लोगों को लोग क्या झुकाते हैं? सर। तो ऊंट भी कहां पर हो जाएगा? सिरसा में हो जाएगा। और ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहां पर हो जाएगा? सिरसा। गाय ज्यादा सिरसा में और गौशाला भी ज्यादा कहां पर रहेगी? सिरसा में। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आ सकता है कि ये है ना हरियाणा की जीडीपी में ना इस पशुधन का कितना योगदान है? जो हरियाणा की जीडीपी है ना उसमें पशुधन का ना 5% क्या होता है? योगदान होता है। जीडीपी को ग्रोस डेवलपमेंट, ये जो आपसे पूछा जाता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। ये क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो यार प्यारे बच्चों आपसे इंपॉर्टेंट है ना ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जीडीपी में पशुधन का कितना योगदान होता है? तो 5% है हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का योगदान है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा राजस्व है ना गुरुग्राम से प्राप्त होता है। और सबसे कम राजस्व हरियाणा को कहां से प्राप्त होता है? तो मेवात से प्राप्त होता है। और इस पशु जनगणना को किसने कराया है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने कराया है। इस पशु जनगणना को ना जो 2017 में होनी थी, 19 में हुई थी, किसने करवाया था? पशुपालन
एवं डेयरी विभाग ने करवाया था। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने क्या करवाई थी प्यारे बच्चों, ये पशु जनगणना किस विभाग ने करवाई थी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने करवाई। और ये पहली बार हुआ प्यारे बच्चों जब जनगणना है ना वो टेबलेट या डिजिटल माध्यम से पहली बार क्या की गई थी, टेबलेट और डिजिटल माध्यम से पहली बार क्या की गई थी, हरियाणा में पशु जनगणना की गई थी। इससे पहले ऐसा हरियाणा के साथ साथ भारत में भी पशु जनगणना डिजिटल माध्यम से हुई थी प्यारे बच्चों। और हरियाणा में गौशाला पूछे ना 615 है टोटल गौशाला हरियाणा में ना कितनी रहेगी, 615 रहेगी। और रजिस्टर्ड गौशाला पूछे ना तो ये प्यारे बच्चों लगभग 546 के आसपास है ना हरियाणा में क्या रहेगी, रजिस्टर्ड गौशाला रहेगी। और गौशाला सबसे ज्यादा कहां पर है, सिरसा में। और कम प्यारे बच्चों गौशाला रेवाड़ी में गौशाला है ना कम बताई जाती है। और स्वामी जैसे दयानंद सरस्वती पहली बार कहां पर आए थे, रेवाड़ी। और रेवाड़ी आते ही उन्होंने, ये HSSC ने पूछती है कि रेवाड़ी आते ही उन्होंने किस चीज का आह्वान किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी आते ही ना गौशाला खोलने का क्या किया था, निर्णय लिया था। रेवाड़ी में आते ही क्या कहा था कि हमें क्या खोलनी चाहिए, गौशाला खोलनी चाहिए। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है ना आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। और 27 जनवरी 2019 को ये पशु जनगणना क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 27 जनवरी 2019 को शुरुआत हुई थी। ओनी 2017 में थी, लेकिन लगभग 1.5 साल का इसमें क्या आ गया था, अंतर आ गया था। अब बात आती है भारत में विश्व की कुल संख्या का 33% गाय है। वो पूछे प्यारे बच्चों विश्व की कितने परसेंट गाय है ना, वो भारत में है। तो विश्व की 33% गाय कहां पर रहेगी प्यारे बच्चों, भारत में रहेगी। ये क्वेश्चन आ सकता है विश्व की कितने परसेंट गाय भारत में है, तो विश्व की 33% गाय कहां पर रहेगी, भारत में रहेगी। और विश्व की 55% भैंस कहां पर है, भारत में है। विश्व की 55% भैंस कहां पर रहेगी, तो 55% भैंस कहां पर रहेगी, भारत में। और दुग्ध उत्पादन में प्यारे बच्चों अगर आए ना विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहेगा, पहला स्थान रहेगा। इसका श्रेय है ना प्यारे बच्चों किसको गया था, वर्गीज कुरियन को इसका क्या गया था, श्रेय गया था। और ऑपरेशन फ्लड है ना 3 सत्रों पर मैंने बताया था ऑपरेशन फ्लड चला था, उसका श्रेय किसको गया था, वर्गीज कुरियन को गया था। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन जी को श्वेत क्रांति का क्या कहा जाता है। उस किसी टाइम में भारत का ना प्यारे बच्चों दुग्ध उत्पादन में कोई स्थान नहीं था। इन्होंने कहा था मैं दूध की बाढ़ ला दूंगा, ऑपरेशन फ्लड ला दूंगा। और बाद में प्यारे बच्चों उन्होंने ये करने में कामयाब हो गए। अब प्यारे बच्चों अगर दुग्ध उत्पादन में ना विश्व में पहले, जैसे दुग्ध से बने प्रोडक्ट होते हैं ना प्यारे बच्चों, दुग्ध से बने प्रोडक्ट, उसमें पहला स्थान किसका रहेगा, डेनमार्क का रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट में ना पहला स्थान डेनमार्क का रहेगा, डेयरी प्रोडक्शन में ना। और लेकिन दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहेगा, विश्व में पहला। तो विश्व की 33% गाय भारत में होती है। वो नस्लें प्यारे बच्चों हम जैसे ना ये आप पढ़ोगे, गाय की भी नस्ल पढ़ोगे, लेग हॉर्न मुर्गी की भी नस्ल पढ़ोगे। ठीक है, आप प्यारे बच्चों कोकरेंच नस्ल पढ़ोगे। वो नस्लें हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री प्यारे बच्चों कंसेप्ट समझते जाओगे ना तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज हमें इस पर काम करना होगा। चिंता मत करना, पेपर से पहले ये सारा का सारा हम कंसेप्ट कर लेंगे। अब डेट आ गई है ना एग्जाम की, तो चिंता मत करना प्यारे बच्चों। हमें है ना HSSC से मतलब साथ साथ आंदोलन भी चल रहे हैं, तो HSSC से लड़ना भी होगा और पढ़ना भी होगा। दोनों चीजें अगर हम करेंगे ना तो हमारा क्या हो सकता है, सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 53% भैंस और लगभग है ना 45% गाय से प्राप्त होता है। भारत में ना 53% दूध है ना किससे प्राप्त होता है, भैंस से प्राप्त होता है। और लगभग 45% भारत में दूध किससे प्राप्त होता है, गाय से प्राप्त होता है। ये याद कर लेना, आंकड़े पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भैंस से भारत को कितना दूध प्राप्त होता है, 53%, और गाय से लगभग 45% दूध प्राप्त होता है। और दुग्ध उत्पादन में भारत क्या रहेगा, पहले स्थान पर रहेगा विश्व में। इसी प्रकार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ये जो एक बार पूछा गया है, भारत में दुग्ध उत्पादन सालाना इस बार कितना बढ़ा है, 6.5% बढ़ा है। यानी जो 2012 में जो पशु जनगणना हुई थी ना 2012 में,
और अगली होनी थी 17 में, हुई कब? 2019 में। 2019 में हुई, उसमें दुग्ध उत्पादन कितना बढ़ा है प्यारे बच्चों? 6.5% दूध उत्पादन बढ़ा है। उसमें दुग्ध उत्पादन है ना, वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? तो 6.5% दुग्ध उत्पादन क्या हुआ है? इंक्रीज रहेगा। और वो पूछेगा भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी रहेगी प्यारे बच्चों? भारत में ना 406 ग्राम एक व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति को कितना ग्राम दूध मिल सकता है? 406 ग्राम एक व्यक्ति को क्या मिल सकता है? दूध मिल सकता है। तो प्रति व्यक्ति दूध एक इंसान को कितना मिल सकता है? 406 ग्राम मिल सकता है। और हरियाणा की बात करूं ना, 1344 ग्राम। पिछला आंकड़ा था ना प्यारे बच्चों, वो लगभग 1100 ग्राम के आसपास था, लेकिन अभी वर्तमान में ना हरियाणा में हर एक इंसान को ना लगभग प्यारे बच्चों 1.25 लीटर से ज्यादा दूध एक इंसान को मिल सकता है। ये औसत है। अब किसी के घर में तो प्यारे बच्चों गाय रखेगा ही नहीं। आज के टाइम में क्या होता है, मतलब लोग है ना, उन्होंने पशु रखना ही बंद कर लिया है। कहते हैं हम दूध ही से क्या ले लेंगे, दूध ले लेंगे। अब प्यारे बच्चों गाय और भैंस तो अपने दूध में पानी मिलाने से रही, पानी कौन मिलाएगा? दूधिया मिलाएगा। और दूधिये से दूध लोगे तो प्यारे बच्चों फिर है ना, हरियाणा से तो यही कहावत चलती आ रही है सदियों सदियों से ही, देशों में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। तो एक प्रति व्यक्ति हरियाणा में लगभग, देखो भारत में तो 406 ग्राम है और हरियाणा में प्यारे बच्चों 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति क्या मिलता है? एक इंसान को दूध मिलता है। तो बहुत बड़ी क्या है ये बात रहेगी। और विश्व में बकरियों की संख्या में भारत कौन से स्थान पर रहेगा? दूसरे स्थान पर रहेगा। बकरी में पूछे ना, भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहेगा? दूसरा स्थान रहेगा। बकरी हरियाणा में कहां पर ज्यादा पाई जाती थी? हरियाणा में बकरी कहां पर ज्यादा पाई जाती थी? सिरसा में। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था, भेड़ों में तीसरा और कुकुट जो पोल्ट्री फार्म है उसमें 7वां। भेड़ों में कौन सा स्थान रहेगा? तीसरा रहेगा। और जो कुकुट वगैरह होते हैं ना, जो सभी आ जाते हैं, मुर्गी वगैरह सभी आ जाते हैं कुकुट पोल्ट्री फार्म में, इसमें भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जैसे भैंस में हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था बकरी में, दूसरा भेड़ में, तीसरा और कुकुट में हरियाणा का नहीं, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। इस प्रकार से एक एग्जाम में आया था प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा जो अंडा है ना, अंडे उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहेगा? तीसरा स्थान रहेगा अंडे उत्पादन में। और मांस उत्पादन में 7वां रहेगा। अंडे उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहेगा? तीसरा रहेगा। और मांस उत्पादन में कौन सा रहेगा? 7वां स्थान रहेगा। अंडे में तीसरा और मांस उत्पादन में और कुकुट में भी 7वां स्थान था। बकरी में दूसरा पढ़ा था हमने प्यारे बच्चों, और भेड़ में तीसरा पढ़ा था, पोल्ट्री में कुकुट में 7वां पढ़ा था, अंडे में तीसरा और मांस से संबंधित क्रांति भी प्यारे बच्चों लाल क्रांति है ना, वो टमाटर और मांस से संबंधित हरियाणा में। जैसे भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित थी, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थी, और जो आपकी हरित क्रांति है ना वो किससे संबंधित होती थी? तो हरित क्रांति का संबंध प्यारे बच्चों किससे होता था? फसलों से। हरित क्रांति है ना वो सभी प्रकार की फसलों से संबंधित थी। और हरित क्रांति 1966 के दशक में आई और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग और भारत स्तर पर डॉक्टर MS स्वामीनाथन का क्या आया था? नाम आया था। और उसमें हरित क्रांति के दौरान ये भी पूछा जाता है हमने गेहूं कहां से मंगाया था? मैक्सिको से क्या मंगाया था? गेहूं मंगाया था। अब प्यारे बच्चों 2017 के अनुसार ना भारत में पशु जनगणना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पशु क्या रहेंगे? सबसे ज्यादा रहेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा पशुधन भारत में कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बाद है ना राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहाँ पर पशुधन क्या रहेगा? सबसे ज्यादा। हरियाणा में पशुधन ज्यादा कहां पर रहेगा? पहले भिवानी में होता था, अब हिसार में है। हरियाणा में कम पशुधन कहां पर रहेगा? तो प्यारे बच्चों ये तो है ज्यादा, क्या रहेगा? ज्यादा। ये है कम। कम कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? पंचकुला में पशुधन क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये भी याद कर सकते हो प्यारे बच्चों। अब पशुधन की कुल संख्या 535.78 मिलियन, 535.78 मिलियन ये भारत में क्या रहेंगे? पशु रहेंगे। ये आंकड़ा शायद ना पूछा जाए लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा है। 535.78 मिलियन हरियाणा में नहीं, भारत में टोटल क्या रहेंगे? पशु रहेंगे। तो प्यारे बच्चों वो पूछेगा कि पिछली बार से कितनी वृद्धि हुई है पशुओं में?
4.6% की पशुधन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी 2012 में जो 19वीं जनगणना हुई थी ना, और 2017 में होनी थी, 19 में हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, 4.6%। सबसे ज्यादा 18% की वृद्धि किस में हुई है, इस बार गाय में हुई है, और 1% की वृद्धि इस बार किस में हुई है, भैंस में हुई है। तो ज्यादा 18% वृद्धि गाय में हुई है और 1% वृद्धि किस में हुई है, भैंस में हुई है। ये भी प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। गाय भारत में ना लगभग 14.5 करोड़ गाय हैं। भारत में ना 14.51 करोड़ क्या रहेगा, गाय रहेगा। गाय में वृद्धि का ये भी कारण है क्योंकि मोदी सरकार है ना, वो प्यारे बच्चों मतलब गो संरक्षण के लिए उन्होंने क्या लाया था, अधिनियम लाया था। इसलिए गाय में क्या हुआ है प्यारे बच्चों, जबरदस्ती वृद्धि नोट की गई है। 18%, भैंस केवल 1% बढ़ी है। मुर्गी पालन प्यारे बच्चों, जो मुर्गी पालन है ना, ठीक है, मुर्गी पालन, क्योंकि अंडे उत्पादन में भारत का स्थान पूछ लिया गया था, ठीक है। तो मुर्गी पालन है ना प्यारे बच्चों, ये आ सकता है कि है मुर्गी पालन का वर्णन हमें किस सभ्यता में मिलता था, सिंधु सभ्यता में भी हमें मुर्गी पालन का क्या मिला था, वर्णन मिला था। और सबसे पहले जिस इंसान को पालतू बनाया गया था, कुत्ते को बनाया गया था। और कुत्ते को ना मध्य पाषाण काल में कुत्ते के पालने के हमें मध्य पाषाण काल में साक्ष्य मिले, और कुत्ते को ना नव पाषाण काल में ना कुत्ते को क्या बनाया गया, पालतू बनाया गया। देखो पूरा पाषाण काले प्यारे बच्चों कुत्ता पालते तो थे, लेकिन ना अगर उनको भूख लगती थी ना प्यारे बच्चों, तो वो उस कुत्ते की क्या कर देते थे, सर्विस भी कर देते थे। पाला जरूर है लेकिन भूख लगी तो उसी को निपटा दिया, सर्विस कर दी। तो वो प्यारे बच्चों कुत्ता बेचारा क्या करता, ठीक है। लेकिन ना नव पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया। एक जगह है प्यारे बच्चों, जैसे आप पढ़ोगे ना, जम्मू कश्मीर में जगह है प्यारे बच्चों, वहां पर ना हमें आदमी के साथ कुत्ते के दफनाने के क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। आज आप पढ़ते हो पहले सती प्रथा थी, लेकिन प्यारे बच्चों नव पाषाण काल में कुत्ता प्रथा होती थी। सुनकर अजीब लगेगा, जब मालिक की मृत्यु हो जाती तो कुत्ते को भी साथ में निपटा दिया जाता। बोला इसका मालिक चला गया तो ये जीकर क्या करेगा, तो कुत्ते की भी सर्विस कर दी जाती थी। अब बात आता है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कुकुट है ना, या पोल्ट्री फॉर्म, कुकुट सबसे ज्यादा कहां पर है प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश में है। कुकुट ज्यादा कहां पर रहेंगे, आंध्र प्रदेश में क्या ज्यादा रहेंगे, कुकुट ज्यादा रहेंगे, ठीक है। कुकुट प्यारे बच्चों इसमें सभी आ जाते हैं, पोल्ट्री फॉर्म बोलते हैं। कुकुट ज्यादा कहां पर रहेंगे, आंध्र प्रदेश में क्या। और प्यारे बच्चों तंबाकू ज्यादा कहां पर होता है, तंबाकू भी कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। याद कैसे करोगे, अंधा आदमी था और कोई काम करता नहीं था, तंबाकू खाता रहता था और पूड़ी खाता रहता था। यहाँ का नृत्य कुची पुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य पूछा जाता है। तंबाकू पीता था और पूड़ी खाता था, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और प्यारे बच्चों एक मुर्गी है ना, लगभग औसतन एक साल में ना कितने अंडे देती है, 180 से लेकर 200 अंडे एक मुर्गी देती है। तो ये आ सकता है एक मुर्गी सालाना प्यारे बच्चों कितने अंडे देती है। तो एक मुर्गी ना साल के अंदर आपसे पूछे ना तो लगभग कितने अंडे देती है, 180 से लेकर ना 200 अंडे एक मुर्गी सामान्यतः एक साल में देती है। तो एक साल में मुर्गी कितने अंडे देगी प्यारे बच्चों, 180 से लेकर ना 200 अंडे मुर्गी क्या देती है, एक साल में देती है। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। कुछ हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ये जो अनुसंधान केंद्र है ना, कि कौन सा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, यहां से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है। जैसे रेशम बोर्ड है ना, केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु में रहेगा। कौन सा बोर्ड रहेगा, केंद्रीय रेशम बोर्ड। केंद्रीय रेशम बोर्ड कहां पर रहेगा, तो केंद्रीय रेशम बोर्ड है ना, ये बेंगलुरु में रहेगा। कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, बेंगलुरु में। कौन सा बोर्ड रहेगा, रेशम। और रेशम से संबंधित एक कल्चर पूछे ना, कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ये रेशम से संबंधित कल्चर था। एक प्यारे बच्चों मोरी कल्चर, मोरी
कल्चर। ठीक है, ये रेशम कीट का या उद्योग से संबंधित क्या था, कल्चर था। तो ये प्यारे बच्चों रेशम बोर्ड कहां पर रहेगा, बेंगलुरु में रहेगा। रेशम बोर्ड का, रेशम प्यारे बच्चों महंगा होता है और जब आदमी के पास में मतलब पैसा आ जाए तो पैसा कहां पर डालेगा, वो बैग में डालेगा और फुर हो जाएगा बेंगलुरु। तो ये पैसा लेकर बैग लेकर फरार हो गया। तो रेशम बोर्ड है ना बेंगलुरु में। और प्यारे बच्चों जो रेशम मार्ग की खोज हुई थी ना वो कनिष्क के टाइम में हुई थी। ये एक बार ना पीटीआई के एग्जाम में आया था कि रेशम मार्ग की खोज है ना किस भारतीय शासक के टाइम में हुई थी, कनिष्क जो 78 ईस्वी में ना जिसने शक संवत चलाया था। और 78 ईस्वी में ही ना प्यारे बच्चों आपकी चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, और उसी के टाइम में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में क्या बंट गया था, हीनयान और महायान में। एक आता है राष्ट्रीय मछली विकास बोर्ड, हैदराबाद में रहेगा। राष्ट्रीय मछली विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मछली विकास बोर्ड कहां पर रहेगा, राष्ट्रीय मछली विकास बोर्ड कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, हैदराबाद में रहेगा। कहां पर रहेगा, हैदराबाद रहेगा। मछली से संबंधित कल्चर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, पीसी कल्चर हो जाएगा। वो पूछेगा पीसी कल्चर का संबंध किससे रहेगा, मत्स्य पालन से संबंधित कौन सा कल्चर रहेगा लाडले बच्चों, मत्स्य पालन से संबंधित कौन सा कल्चर रहेगा, पीसी कल्चर का संबंध किस पालन से रहेगा, मत्स्य पालन से रहेगा। एक बार पूछा गया था राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट बोर्ड, ये दिल्ली में रहेगा। मांस और कुक्कुट बोर्ड कहां पर रहेगा, दिल्ली में। कृषि अनुसंधान केंद्र भी दिल्ली में था ना। राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट बोर्ड, राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट बोर्ड, कुक्कुट बोर्ड कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, ये दिल्ली में रहेगा। कहां पर रहेगा, दिल्ली में रहेगा। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट बोर्ड कहां पर रहेगा, तो राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट बोर्ड कहां पर रहेगा लाडले बच्चों, दिल्ली में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट बोर्ड कहां पर हो जाएगा आपका, दिल्ली में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, दिल्ली में। राष्ट्रीय मछली विकास बोर्ड हैदराबाद में था और ये कुक्कुट वाला दिल्ली में। एक आता है प्यारे बच्चों मसाला बोर्ड, कहां पर हो जाएगा, कोच्चि केरल में हो जाएगा। मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड कहां पर हो जाएगा, तो मसाला बोर्ड कहां पर हो जाएगा, कोच्चि केरल में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा लाडले बच्चों, कोच्चि केरल में। कौन सा बोर्ड हो जाएगा, मसाला बोर्ड हो जाएगा। मसाला नगरी किसको कहा जाता है लाडले बच्चों, केरल को क्या कहा जाता है, मसाला नगरी कहा जाता है। केरल में प्यारे बच्चों क्या ज्यादा होता है, नारियल ज्यादा कहां पर होता है, केरल में। रबड़ ज्यादा कहां पर होता है, केरल में। लड़कियां ज्यादा कहां पर है, केरल में। ठीक है, 2011 के अनुसार। और मोहिनी अट्टम नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का रहेगा, केरल का। और आपसे पूछा जाएगा ना, एक जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, एक मोहिनी अट्टम और एक कथकली, ये नृत्य पूछे जाएंगे। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ के हो जाएंगे प्यारे बच्चों, मोहिनी अट्टम के साथ कथकली है ना आपका कहाँ का हो जाएगा प्यारे बच्चों, केरल का हो जाएगा। ये आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं तो कहता हूँ किसी भी एक सिंगल एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो उसको इतने डिटेल से आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, ताकि इन फ्यूचर क्वेश्चन आए तो आपका गलत है नहीं होना चाहिए। और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको लग रहा है ना कि आपके सर आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है प्यारे बच्चों। जैसे एक बार पूछा गया था आपसे, कॉफी बोर्ड कहां पर रहेगा, बेंगलुरु में रहेगा। कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड कहां पर रहेगा, तो कॉफी बोर्ड प्यारे बच्चों आपका बेंगलुरु में रहेगा। कहां पर रहेगा, बेंगलुरु में। कौन सा बोर्ड रहेगा, कॉफी बोर्ड। वैसे प्यारे बच्चों कॉफी ज्यादा कहां पर होती है, ये भी पूछा जाता है। कॉफी ज्यादा कहां पर होती है, कर्नाटक में ज्यादा होती है। सोना भी ज्यादा कहां पर होता है, कर्नाटक में होता है। और कॉफी बोर्ड हरियाणा में, सॉरी भारत में कहां पर हो जाएगा। एक बार आया था हरियाणा में कौन सी फसल नहीं होती, तो हरियाणा में कॉफी नहीं होती, उससे याद आ गया था ये। कॉफी बोर्ड कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, कर्नाटक में कॉफी ज्यादा होती है, बेंगलुरु में कॉफी बोर्ड रहेगा। ये प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। एक अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहां पर रहेगा, पुणे, पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुणे महाराष्ट्र में। कौन सा बोर्ड हो जाएगा, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहां पर हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, और आपसे प्यारे बच्चों चाय बोर्ड पूछे ना, चाय बोर्ड,
चाय बोर्ड कहां पर हो जाएगा? तो चाय बोर्ड प्यारे बच्चों कोलकाता में हो जाएगा। कोलकाता में कौन सा बोर्ड हो जाएगा? चाय बोर्ड हो जाएगा। चाय पर घर पे कोई मेहमान आता है ना, हम चाय के लिए मैडम को बोलते हैं कि मैडम को चाय के लिए क्या करते हैं? कॉल करते हैं कि मैडम जी चाय बना लो, घर में मेहमान आया है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्यारे बच्चों आपने सुना होगा, ऐसे भी इंसान होते हैं, वो पूछते हैं कि सर चाय पीकर आए हो या घर जाकर पियोगे? लेकिन प्यारे बच्चों हमें है ना घर आए मेहमान की क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो घर पे आता है ना। और मेहमान किसका रूप होता है लाडले बच्चों? मेहमान है ना वो भगवान का क्या होता है? रूप होता है। तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों। ऑपरेशन फ्लड पूछा जा सकता है पहली बार कब आया था? 1970 में आया था। वर्गीज कुरियन को इसका जनक है माना गया था। रबड़ बोर्ड पूछे तो केरल में हो जाएगा, कोएटम केरल। रबड़ बोर्ड कहां पर हो जाएगा? रबड़ बोर्ड कहां पर हो जाएगा? केरल में, कोएटम। कोएटम केरल में क्या हो जाएगा? रबड़ बोर्ड। केरल को मसाला नगरी भी कहा जाता है। मसाले बोर्ड भी कहां पर था आपका? जैसे मसाला बोर्ड भी आपका कोची केरल में हो जाएगा। तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तंबाकू बोर्ड मैंने बताया था अंधा आदमी को और कोई काम नहीं था। तंबाकू बोर्ड कहां पर हो जाएगा? तो तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश में कौन सा बोर्ड हो जाएगा? तंबाकू अंधा आदमी था, सारा दिन तंबाकू खाता रहता था। रबड़, रबड़ से काम कौन करेगी? लड़कियां। क्योंकि प्यारे बच्चों जब भी है ना मैंने बीएड करता था ना, मैंने कभी भी ड्राइंग नहीं बनाई थी, सिस्टर को बोल देता था। तो इसीलिए प्यारे बच्चों सिस्टर क्या बनाती है? ड्राइंग बनाती है। तो रबड़ से काम घर पे कौन करेगी? सिस्टर करेगी, लड़कियां करेगी। और लड़कियां ज्यादा काम पर है, केरल में है तो केरल में मसालों से सब्जियां लड़कियां बनाएगी तो मसाला भी ज्यादा है। नारियल भी, नारियल पानी हमें कौन बना कर देगी? सिस्टर तो लड़कियां। तो ऐसे करके ना चीजों को कनेक्टिविटी बिठाओगे ना तो चीजें प्यारे बच्चों अपने आप याद होनी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीजें है ना प्यारे बच्चों, आपको वास्तव में अगर आपको लग रहा है ना कि आपका टीचर मेहनत कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब प्यारे बच्चों उन क्वेश्चनों पर मैं आऊंगा जो क्वेश्चन है ना आज तक एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, हम इनको प्यारे बच्चों, अगर आप कहोगे कि इन क्वेश्चन को सर इतना डिटेल में पढ़ा दो, प्यारे बच्चों डिटेल में पढ़ा दूंगा, कोई दो राय नहीं है। आईपीसी सीआरपीसी का जिस दिन मैं टॉपिक करवा रहा था ना, मैंने कहा था आईपीसी और सीआरपीसी प्यारे बच्चों वकीलों को याद नहीं है। 511 धाराएं है ना और 484 धाराएं वकीलों से पूछ लो, उनको याद नहीं होती, अलग सब्जेक्ट हो गया है, ये नहीं आता प्यारे बच्चों। फिर भी मैंने कहा था क्लास डालूंगा, कोई भरोसा नहीं है ये क्वेश्चन करवाऊंगा, आएंगे। वन लाइनर फॉर्म में इस प्रकार से करा रहा हूं क्योंकि एचएसएससी ने वन लाइनर ही उठाएगा। कोई भी एग्जामिनर वन लाइनर क्वेश्चन उठाता है। कंसेप्ट, हम इंडिया जीके का कोई टॉपिक है उसका हम कंसेप्ट करेंगे। यहां पर क्वेश्चन वन लाइनर आपको वहां पर टिक ही तो करना है, चाहे वो ट्रिक से कर दो, कैसे ही कर दो। और प्यारे बच्चों वीएलडीए का एग्जाम में क्वेश्चन आना, एचएसएससी हर बार नया सब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। पहले तो हिंदी लिटरेचर को क्रिएट कर दिया, इस बार हिंदी को खत्म कर दिया। इसके भरोसे नहीं रहना है। वन लाइनर फॉर्म में याद कैसे करते हैं आज बताएंगे। इसमें पूछा है प्यारे बच्चों एटेविज्म। एटेविज्म ये कहता है एटेविज्म, ये प्यारे बच्चों जीके भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम में किससे संबंधित है? तो एटेविज्म में ना गुणों की पुनरावृत्ति का होना। एटेविज्म क्या होता है प्यारे बच्चों? गुणों की पुनरावृत्ति का होना, यानी गुण है ना उसको बार बार क्या होना? रिपीट होना। गुणों का क्या होना प्यारे बच्चों? पुनरावृत्ति होने को क्या बोला जाता है? एटेविज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एटेविज्म। याद कैसे करोगे? हम कोई हमारा दोस्त है ना, हम कहते हैं शादी के बाद दोस्त बदल गया, एट ए टाइम, शादी के एट ए टाइम उसका विजन क्या हो गया? बदल हो गया। शादी होते ही एट ए टाइम, अब दोस्त के शादी में कितने भी फीलिंग से डांस कर लेना, लेकिन उसके शादी की वीडियो आएगी ना, वो दोस्त हमेशा कहेगा कि ये पीकर नाच रहा है, क्योंकि दोस्त कमीना होता है। होना भी चाहिए स्मार्ट, तो प्यारे बच्चों फोन भी होते हैं। एट ए टाइम उसका विजन बदल गया। तो गुणों की पुनरावृत्ति होना, गुणों की पुनरावृत्ति होना। ठीक है, गुण एक थे, दोबारा उसकी रिपीटिशन होना। तो दोस्तों पहले से बदला था,
शादी के बाद तो उसमें क्या हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। दोस्तों कमीने क्यों होते हैं, मुंह पर अच्छाई करेंगे पीछे बुराई करेंगे, लेकिन कैसे भी हो खुशी को दोगुना और गम को आधा दोस्त ही करते हैं। तो जीवों में कभी कभी अकस्मात कोई ऐसा लक्षण विकसित हो जाता है जो वर्तमान जातीय लक्षण न होकर निम्न वर्गीय पूर्वज जाति का होता है। इसे गुणों की पुनरावृत्ति या एटिविज्म बोला जाता है। इसे याद कर लेना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे आता है पशुओं का जन्मगत कमियों का क्या कारण है। ये तो प्यारे बच्चों साइको अगर आप पढ़ते हो ना तो उसके आधार पर भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। साइको के आधार भी इसका क्या दे दिया जा सकता है, जवाब दे दिया जाता है। पशुओं का जन्मगत कमियों का कारण की हमें हेरिडिटी होता है ना प्यारे बच्चों, अनुवांशिकता। पिता के गुण उसके बच्चों में जाते हैं, माँ के गुण उसके बच्चे व बच्चियों में जाते हैं। आप जब साइको पढ़ोगे ना तो वो प्यारे बच्चों वो आपको बताएगी कि जो लड़का होगा ना और लड़की होगी उन दोनों में काफी डिफरेंस होगा। लड़की है ना हमेशा अपने किससे प्यार करेगी, पापा से प्यार करेगी, और लड़का अपनी माँ के ज्यादा करीब होगा। आज भी प्यारे बच्चों वो दिन याद है जब कॉलेज के लिए ना बाइक पूछनी होती थी ना तो मैं सिस्टर से कहता था कि दीदी दीदी आप पापा से पूछ के दे दो। सिस्टर है ना कॉलेज के लिए कहीं मतलब पार्टी कोई होनी होती थी ना तो पैसे ले जाने होते थे तो पहले सिस्टर को बोलते थे। सिस्टर प्यारे बच्चों गुल्लक का काम किया करती थी हमारे लिए। तो वही बात है, लड़की अपने पापा के ज्यादा करीब होती है और लड़का अपनी माँ के। तो ये अनुवांशिकता होती है। तो प्यारे बच्चों इसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। जन्मजात कमियों का क्या कारण है, तो पशुओं में जन्मजात कमियां या पैदाइशी कमियों का कारण अनुवांशिकता होती है। अनुवांशिकता में माता पिता के गुण सूत्र में उनमें उपस्थित विकार कमियां नवजात शिशुओं में आ जाती है, जिससे उनमें क्या हो जाते हैं, विकार हो जाते हैं। एटविज्म क्या था, एटविज्म क्या थी, पुनरावृत्ति थी। और कमियों का आना किस पर रहेगा, ये हेरिडिटी पर रहेगा। आगे आता है प्यारे बच्चों, इस हिसाब से करोगे ना चिंता मत करना, याद हो जाएंगे। ठीक है, दुग्ध जवर में पशुओं में किस तत्व की कमी होती है। आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, आपको है ना जैसे गाय बीमार हो गई, पीछे जब गाय बीमार हो गई डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि भाई इसमें कैल्शियम की कमी है, इसको कैल्शियम। तो प्यारे बच्चों पशुओं में ना क्या होता है, दुग्ध जबर पशुओं में किस तत्व की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में होता है। देखो पशुओं में दुग्ध जबर कैल्शियम की कमी से होता है और ये अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है। इसमें शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम में ग्लूकोनेट के 25% घोल का इंजेक्शन मिल्क फीवर तथा रिटनेस की बीमारी में दिया जाता है। यह दवाई बाजार में मिफेक्स के नाम से मिलती है, ये याद कर लेना। इसमें ना कैल्शियम ग्लूकोट के 25% घोल दिया जाता है। इतना नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आएगा दुग्ध जबर पशुओं में किस तत्व के कमी के कारण होता है, तो पशुओं में होगा तो कैल्शियम की कमी के कारण यह होता है। आगे प्यारे बच्चों आता है मुंह पक्का, ये बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, मुंह पक्का बीमारी किस टाइम में होती है, ये पूछा जाता है। जनरली अपीयर इन विच सीजन, ये फूट एंड माउथ डिसीज। मुंह पक्का है ना, ये बीमारी प्यारे बच्चों बरसात के सीजन में ज्यादा होती है। जब भी बरसात आएगी ना आप देखोगे पशुओं में प्यारे बच्चों मुंह पक्का की क्या आ जाएगी, यह एक वायरस से फैलने वाला क्या रहेगा, रोग रहेगा। ये रोग किससे फैलता है, यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है। भारत में ये विषाणु द्वारा बरसात के मौसम में फैलता है। पशुओं में खुर, मुंह व थनों, अन्य में इसके लक्षण उभरते हैं। दुधारू पशु में दूध की मात्रा घट जाती है, पशु दुर्बल हो जाते हैं। इसके बचाने के लिए पशुओं में खुरपक्का वैक्सीन के टीके लगाते हैं। और ये प्यारे बच्चों सरकार है ना, ये इसके इंजेक्शन क्या लगा रही है, फ्री में लगा रही है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। आगे आता है रानीखेत। ये प्यारे बच्चों ये भी ऐसा बहुत बार क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा है कि रानीखेत क्या क्या है। ये प्यारे बच्चों वायरस यानी विषाणु से फैलने वाली बीमारी रहेगी। ये पेपर में आता है रानीखेत किससे फैलती है, ये रट लेना विषाणु से। और वो विषाणु का नाम पूछे तो पैरामाइक्सो विषाणु रहेगा। और रानीखेत बीमारी मुर्गियों में आती है और इसमें प्यारे बच्चों पोल्ट्री में आती है, मुर्गियों में। इसी को कुक्कुट बोला जाता है, जिसमें 7वां नंबर हमने भारत का पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है, इसमें मुर्गियों को मारना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों कहते हैं 1639-40 में उत्तराखंड है ना प्यारे बच्चों, बहुत फेमस है पहाड़ियों के कारण। उत्तराखंड भारत में रानीखेत शहर में चिन्हित किया गया था। ये पूछे इस बीमारी का नाम रानीखेत क्यों पड़ा, क्योंकि उत्तराखंड के एक मतलब कस्बे में आई थी रानीखेत। तो इसमें ना रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बतख, कोयल, तितर, कबूतर, कौवे, गिन्नी आदि में देखने को मिलता है। लेकिन यह रोग मुर्गियों में प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इस रोग का प्रकोप प्रथम से तृतीय सप्ताह तक ज्यादा फैलता है। ये प्यारे बच्चों एग्जाम में बताया ये इसकी क्या है, वैक्सीन रहेगी।
आरबी स्टेरिन है ना, इसकी वैक्सीन रहेगी। तो आप रानीखेत एक तो याद करना विषाणु से फैलता है, एक ज्यादा मुर्गियों से आता है। खालिस्तान, ये मृदा का स्थायी गुण कौन सा होता है? मृदा का स्थायी गुण होता है प्यारे बच्चों उसका टेक्सचर, कि कैसे उसका क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, सोयल है ना, एग्रीकल्चर ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है जुताई करने का तरीका। तो मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? टेक्सचर। मृदा का स्थायी गुण उसका गठन होता है। ये मृदा खनिज कण विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये मृदा प्रकार के कण बालू, सिल्ट, कले के होते हैं। मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों में अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है? गठन के कारण होता है। आगे आता है ऑक्सीजन को सोख लेता है। वे कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सौंप लेता है? तो ये पाइग्रोलिक अम्ल है ना प्यारे बच्चों, ये किसको सौंप लेता है, सोख लेता है? ये ऑक्सीजन को सोख लेता है। किसको सोख लेगा प्यारे बच्चों? ये पाइग्रोगोलिक अम्ल है ना, ये किसको सोख लेगा? ऑक्सीजन को। देखो ये अम्ल जलीय पौधे फाइलम स्पाइकटेम से प्राप्त किया जाता है, जो हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करके रंगहीन विलयन में भूरे रंग के विलयन में बदल देता है। तो ये याद कर लेना, पाइग्रो गोलिक अम्ल इसको ऑक्सीजन को सौंप लेगा। किसको सौंप लेगा? ऑक्सीजन को सौंप लेगा। ठीक है, याद करना मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों, पाइरोगो। ठीक है, क्या याद कैसे करोगे? ऑक्सीजन है ना कि कमी आते ही ना हमसे पांव पर चला नहीं जाएगा। ऑक्सीजन की अभी प्यारे बच्चों कोविड में कमी आई थी, त्राई त्राई मच गई थी और हमसे ना पांव से क्या नहीं गया था, चला नहीं गया था। तो पाइग्रोलिक अम्ल किसको सोख लेगा? ऑक्सीजन को। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। प्यारे बच्चों ये साइंस के क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। पौधों को जिन दो तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वो कौन से होते हैं? प्यारे बच्चों पौधों में ना सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, जैसे देखो मैंने बताया था दुग्ध जवर, यानी जो भैंस या गाय में दूध जवर आ गया तो हम उसमें कमी किसकी होगी? कैल्शियम की कमी होगी। और पौधों की बात करें तो नाइट्रोजन। ठीक है, पौधों के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व कौन सा रहेगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम रहेगा, जिसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन। पौधों में नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन, एंजाइम का निर्माण होता है। तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, पहले नंबर पर क्या होता है? ये नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो पौधों को जिन तत्वों की आवश्यकता होती है ना, तो ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा ना पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों जैसे क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीन मैनर्स इज मोस्टली यूज। हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है? तो प्यारे बच्चों पौधों को क्या चाहिए? पौधों को क्या चाहिए? अभी तो हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, तो नाइट्रोजन। इसका ना क्या होता है? हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है? तो नाइट्रोजन। तो ये याद कर लेना, हरी खाद का प्रयोग अधिकतर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे डेंचा हो गया, सनई हो गया, मूंग हो गया। ये प्यारे बच्चों जब भी है ना आपकी कोई फसल है ना, जैसे एक खेत में आपके नरमा की उपज कम हो रही है, तो आपको कहेंगे कि इस भूमि में नाइट्रोजन की कमी है, आपको ना ढेंचा बोना चाहिए, या ग्वार भी इसकी कमी को क्या करेगा? पूरा करेगा। या ऐसी प्यारे बच्चों खाद्य फसल बोनी चाहिए, जैसे ढेंचा हो गया, मूंग हो गया, वो इसमें ना क्या कर देगा? नाइट्रोजन बढ़ा देगा। ये बताता है नील में ना 0.78% नाइट्रोजन होता है, मसूर में 0.70% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ये श्रेणी आपको याद कर लेनी है। आगे आता है सर्वाधिक यांत्रिकृत खेती फसल कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा हम गेहूं ही हो गया। ये आता है सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती का फसल कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? गेहूं हो जाएगी। भारत में गेहूं उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती है, प्रति हेक्टेयर गेहूं पंजाब में ज्यादा होती है, हरियाणा में गेहूं सिरसा में ज्यादा होती है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक यांत्रिक खेती की फसल गेहूं है। इससे रहेगा भूमि पर मशीनों के ज्यादा इस्तेमाल से फसल उत्पादन करना, गन्ना उत्पादन में कृषि यंत्रों का योगदान अन्य फसलों की अपेक्षा क्या होता है प्यारे बच्चों? ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान में आगे तो है ना ये आपका आंसर बदलकर गन्ना भी हो सकता है, क्योंकि आगे गन्ने में ज्यादा यांत्रिक, लेकिन गन्ने से ज्यादा क्या बोई जाती है? भारत में गेहूं बोई जाती है। तो गेहूं इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है प्यारे बच्चों। इसमें जैसे राजस्थान साइड आप जाओगे ना, वहां पर वर्षा का जब ज्यादा आती है ना, वो पानी को स्टोरेज कर
लेते हैं, और जब वर्षा कम होती है ना तो उसी पानी से सिंचाई करते हैं, उसे बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। देखो शुष्क क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में वर्षा के जल को एकत्रित करके फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई के लिए उपयोग में लाने का वाटर हार्वेस्टिंग की संज्ञा दी गई है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग मोरियस ने किया था। किसने किया था? मोरियस ने प्रयोग किया था। वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग किसने किया था? मोरियस। अगर वाटर ना मिले तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। वाटर ना मिले तो पानी के बिना हम जीवित नहीं रह जाएंगे। और हरियाणा में प्यारे बच्चों अगर आए पानी का देवता किसे कहा जाता है? यक्षिणी जी थे ना, उनको पानी का देवता कहा जाता था। तो हरियाणा में पानी का देवता यक्षिणियों को कहा जाता है। और उनकी मूर्ति हमें अथीन और पलवल से यक्षिणियों की क्या मिली थी? हमें मूर्तियां मिली थी। आगे आता है प्यारे बच्चों, धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम का प्रकार कौन सा रहेगा? तो प्यारे बच्चों ये खूंटी प्रकार रहेगा। कौन सा रहेगा? खूंटी प्रकार रहेगा। ये धान के थ्रेसर में, यानी जब थ्रेसर से हम धान को निकालते हैं तो किस प्रकार के ड्रम का प्रयोग होता है? खूंटी। देखो धान की मड़ाई करने के लिए जापानी पेड़ी थ्रेसर बहुत उपयोगी यंत्र है। इस थ्रेसर की सहायता से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसकी सहायता से मड़ाई के लिए इस थ्रेसर की सहायता से धान की मड़ाई अधिक शीघ्रता से होती है। इस मशीन में एक बड़ा बेलनाकार भाग ड्रम होता है और जो दांतेदार या खूंटी प्रकार का होता है। खूंटी यानी दांतेदार होती है, वो उसको काटने में क्या करेगी? मदद करेगी। तो ये एक दिन प्यारे बच्चों कहते हैं इनमें से ना एक व्यक्ति दिन भर में औसतन 2 क्विंटल धान निकाल सकता है। तो ये आ सकता है एक दिन में कितना क्विंटल हम निकाल सकते हैं? 2 क्विंटल। आगे आता है ड्रिप सिंचाई भारत का अग्रिम प्रदेश। तो ड्रिप सिंचाई है ना प्यारे बच्चों, ड्रिप सिंचाई क्या होता है? पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ों में केवल पानी पहुंचाना ड्रिप सिंचाई का। आप राजस्थान साइड जाओगे ना, ये प्यारे बच्चों ड्रिप सिंचाई उसी में होती है जहां पर पानी की शॉर्टेज हो। ये पेपर में पूछा जाता है कि फुहारों से खेती हरियाणा में ज्यादा कहां पर होती है? नारनौल, महेंद्रगढ़ में फुहारों से खेती ज्यादा होती है। कहां पर आम की बागवानी नहीं होती? महेंद्रगढ़ में। तो प्यारे बच्चों ड्रिप सिंचाई में भारत में अग्रिम प्रदेश कौन सा रहेगा? तो अग्रिम प्रदेश कौन सा रहेगा? महाराष्ट्र। भारत में ड्रिप सिंचाई में अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र है, जिसके 32 लाख हेक्टेयर में से 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो बूंद बूंद रूप में दिया जाता है। और राजस्थान भी प्यारे बच्चों इसमें ना आगामी योगदान देता है। आगे आता है प्यारे बच्चों, भूमि की आर्द्रता नमी का मापन किससे किया जाता है? नमी का मापन प्यारे बच्चों जो इंपॉर्टेंट है ये है ना, आपसे पूछा जाएगा भूमि में नमी का मापन किससे किया जाएगा? ये यंत्र के क्या होंगे? प्रकार होंगे। टेंसियोमीटर है ना, ये भूमि की आर्द्रता है। भूमि की आर्द्रता किस मीटर से मापी जाएगी? टेंसियोमीटर से मापी जाएगी। इसमें ये प्यारे बच्चों हाइग्रोमीटर है ना, ये पेपर में आता है हाइग्रोमीटर। ये किसकी? वायु की आर्द्रता मानता है। वायु कैसी चलती है? हाई स्पीड में। हाइग्रोमीटर वायु की। पोटोमीटर अवशोषित जल की दर मापता है। और थर्मामीटर प्यारे बच्चों ये किसको मापता है? तापमान को मापता है। टेंसियोमीटर भूमि की आर्द्रता किसको मापता है? नमी। और भूमि याद ना रहे, भूमि में अगर सही खेती ना हो तो किसान को क्या हो जाएगी? टेंशन। तो टेंसियोमीटर इज द राइट आंसर। आगे आता है किस कार्य के लिए रिपर का प्रयोग किया जाता है? तो रिपर फसल की किसके लिए किया हो जाएगा? कटाई होता है। ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है। क्रॉप कटिंग में, कटिंग क्रॉप में, फसल की कटाई में किसका प्रयोग किया जाता है? रिपर। अन्य यंत्र हंसिया, द्रांति हो जाएगा। मढ़ाई के लिए थ्रेसर, पावर थ्रेसर, अभी गुंटी पढ़ा था ना वो प्यारे बच्चों जो धान के लिए था। बुआई के लिए देसी हल, कल्टीवेटर, सिल ड्रिल, प्लास्टर। इसमें प्यारे बच्चों भूमि के मतलब यंत्र हो गए जिनसे हम बुआई करते हैं। डिस्क हेरो का, ये देखो इंपॉर्टेंट है, डिस्क हेरो का भेदन गहराई किसने द्वारा बढ़ाई जाती है? तो डिस्क हेरो की ना प्यारे बच्चों गेग कोण द्वारा, घुमाव कोण द्वारा, डिस्क कोण द्वारा, उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों ज्यादातर ना उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन आए ना तो वो ही इसका क्या होता है? राइट आंसर होता है। क्या होता है? राइट आंसर होता है। तो प्यारे बच्चों डिस्क हेरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो उपयुक्त सभी के द्वारा क्या होती है प्यारे बच्चों? बढ़ाई जाती है। आगे आता है जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो प्यारे बच्चों ये कहता है जेली बनाने के लिए, ठीक है। तो जेली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमरूद का प्रयोग किया जाता है। ऐसे फलों की जेली के लिए चुनना चाहिए जिसमें सुगंध, पेक्टिन एवं एसिड प्रचुर मात्रा में है। तो अमरूद हो गया, अमरूद ना, ये तो सेब हो गया,
और करोदा और रोजल अमरूद जेली बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसी में पेक्टिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। आगे आता है प्यारे बच्चों, पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का आकार पूछा गया है कि कितने आकार पर पौध बनाने के लिए पॉलीथीन बैग को हमें रखना है। प्यारे बच्चों, इसमें पॉलीथीन बैग का ना, इसमें कहते हैं 10 से सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर हमें क्या रखना चाहिए, 10 से 15 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, आकार का होना चाहिए। तो ये इतने आकार का होगा ना, तो उसमें ना फसल क्या होगी प्यारे बच्चों, पौधे का सुचारू रूप से विकास हो जाएगा। तो कुकुरबिटेसी कुल के पौधों की पौध तैयार करने के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास और 15 से 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली पॉलीथीन का, जिसमें लगभग 3 किलोग्राम गोबर व मिट्टी का बराबर मिश्रण भर के इसमें बीज बोते हैं। यह विधि प्राय अगेती किस्मों की बेमौसमी किस्मों को उगाने के लिए की जाती है। आगे आता है खरबूजे के लिए बीजदार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी एक खरबूजे की आप बुआई करते हो ना, तो 1 किले में 1 एकड़ में कितना बीज रहना चाहिए, 2 से 3 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए क्या रहेगा, बीज प्राप्त रहेगा। प्यारे बच्चों, कैसा टाइम आ गया है, देखो बच्चों को ना हरियाणा में इतने सब्जेक्ट हर साल बढ़ते जा रहे हैं, कभी टीचर लिटरेचर पढ़ा रहा है और ना आए ना तो वही बच्चे कहते हैं सर आपके पढ़ाई में से कुछ नहीं आया। अब टीचर का काम क्या है प्यारे बच्चों, टीचर का काम तो पढ़ाना है, आए ना आए। टीचर कोई भगवान थोड़ी है। तभी तो गालिब एक बात कहा करते थे प्यारे बच्चों, मिट्टी का पुतला हूं खुद से जुदा नहीं, मिट्टी का पुतला हूं खुद से जुदा नहीं, गलती हो तो माफ करना, इंसान हूं खुदा नहीं। तो ये बात है प्यारे बच्चों। सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना कौन सा है प्यारे बच्चों, सितंबर अक्टूबर में ना, अभी प्यारे बच्चों जो सितंबर अक्टूबर अभी निकला है ना, ये सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का क्या रहेगा, महीना रहेगा, क्योंकि इन्हीं महीनों के दान जून जुलाई में क्या आ जाता है, मानसून आ जाता है। और सितंबर अक्टूबर जो आगे आपके आने वाले महीने हैं ना प्यारे बच्चों, वो क्या होंगे, इसके लिए नर्सरी के लिए बीज बोने का महीना रहेगा सितंबर और अक्टूबर। याद रखना ना, बीज बोने का महीना मतलब शांति प्रिय होगा, और शांति के लिए महात्मा गांधी जाने गए और उनका जन्म अक्टूबर में हुआ, तो सितंबर अक्टूबर होना चाहिए। ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। आगे आता है प्यारे बच्चों, परवल में प्रबंधन होता है, ये पूछता है कि पॉइंटेड, इंग्लिश में पढ़ लिया करो, पॉइंटेड गोर्ड इज प्रोपेगेटेड बाय, परवल में प्रबंधन होता है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होते हैं, लताओं की कटिंग द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, परवल में प्रबंधन लताओं की कटिंग से होता है, और 2000 से 2500 कटिंग प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। परवल का वास्तविक नाम टाइक्रोनोसक डायोका था, इसका उद्भव भारत में हुआ था। तो ये याद कर लेना, परवल का उद्भव कहां पर हुआ था, भारत में इसका उद्गम स्थल माना जाता है प्यारे बच्चों। आगे क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है ना आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये पूछा है कि आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है, तो ये आम की किस्में आपको याद करना चाहिए प्यारे बच्चों, आम्रपाली रहेगी। कौन सी रहेगी, आम्रपाली। आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी, आम्रपाली। और प्यारे बच्चों, आम्रपाली एक नृत्यांगना होती थी महात्मा बुद्ध के टाइम में, और कहते हैं उस नृत्यांगना है ना, वो लोगों को अपने मनमोहक डांस से मोहित कर देती थी, और किसी ने कहा था कि महात्मा बुद्ध को कोई मोहित नहीं कर सकता, तो आम्रपाली गई थी और आम्रपाली महात्मा बुद्ध को बस में करने गई थी और खुद बस में होकर आ गई। तो ये कौन सी किस्म उपयुक्त रहेगी, आम्रपाली रहेगी। तो ये याद कर लेना, आम्रपाली क्या है प्यारे बच्चों, दशहरी तथा नीलम के संस्करण से प्राप्त होता है। ये याद कर लेना, कौन सी फसल रहेगी, आम्रपाली रहेगी। बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा होता है, तो बैंगन में प्यारे बच्चों लिटिल लीफ रोग है ना, ये किसके कारण होता है, पत्ती भेदक के कारण होता है। देखो बैंगन में लिटिल लीफ रोग पत्ती भेदक के द्वारा प्रसारित होता है। ये रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, जो सिस्टम फाइटिस नामक कीट से फैलता है। रोगी पौधा बोना रह जाता है, पत्तियों के आकार में छोटी। तो ये रख लेना, पत्ती भेदक बैंगन में क्या हो जाएगा, पत्ती भेदक के कारण होता है। अकरा शीतल किस फसल की उन्नतशील किस्म है, तो अकरा शीतल है ना प्यारे बच्चों, ये किसकी किस्म रहेगी, ककड़ी की किस्म रहेगी। अकरा शीतल किसकी, जैसे सोनालिका हो गई, ठीक है, ये गेहूं की रहेगी, कंचन रह गई, पूसा हो गई धान की। तो अकरालिका किसकी फसल रहेगी, ककड़ी। और ककड़ी है ना जायद फसलों में आती है, किस में आती है, जायद फसलों में आती है। आगे आता है खीरा का उद्गम स्थल कौन से देश से हुआ है, तो खीरा प्यारे बच्चों ऐसे है ना भारत से ही हो सकते हैं। तो खीरा का उद्गम स्थल भारत है। इसका वैज्ञानिक नाम
नाम कुकमिस सेटाइवियस है। ये एक जायद की फसल है। खीरा सलाद के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रजाति है ना जापानीज लोग, ग्रीन पोइनेसेट, खीरी पूना, फैजाबादी तथा कल्याणपुरी मध्यम आदि हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। खालिस्तान, ये सीड प्लॉट तकनीक, ये कह रहा है प्यारे बच्चों सीड प्लॉट तकनीक को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था? ये प्यारे बच्चों कोई इंसान थे, पुष्करनाथ, किसने विकसित किया था सीड प्लांट तकनीक को आलू बीज उत्पादन के लिए? किसको आलू बीज के लिए कोई करेगा ना तो उसको क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। तो पुष्करनाथ हो गया। आलू की सीड प्लांट तकनीकी सन 1967 में पुष्करनाथ ने विकसित की। इस विधि को तैयार करने के लिए पौधे वायरस मुक्त होते हैं तथा इस देश में मैदानी भागों में बीज तैयार करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, पुष्करनाथ आलू के लिए याद हो जाएगा फेमस। फूल गोभी के लिए बीजदार ग्राम प्रति हेक्टेयर, तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि जैसे ककड़ी में बताया था प्यारे बच्चों, उसमें ना हमने डिस्कस किया था, उसमें ना 2 से 3 किलोग्राम हमने उसमें पढ़ा था। लेकिन ये पूछ रहा है फूल गोभी के लिए बीजदार ग्राम प्रति हेक्टेयर में कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो 350 से 600 ग्राम बीज 1 एकड़ के लिए क्या रहेगा? काफी रहेगा 1 हेक्टेयर के लिए। तो ये कहता है फूल गोभी के लिए बीज दर 350 से 600 ग्राम होता है। अगेती में ना 500 से 600 ग्राम होता है और मध्यम एवं पछेती के लिए 350 से 400 ग्राम हेक्टेयर होता है। आगे आता है निम्न में मिर्च की लीक करल वायरस के लिए प्रतिरोधित प्रजाति कौन सी है? मतलब ऐसी प्रजाति जिसमें ना मतलब प्रतिरोधी वो होता है जो हमारे जैसे एंटीबॉडी तैयार होते हैं ना, कोविड जो इंजेक्शन लगता है ये एंटीबॉडी तैयार करता है ना, तो मिर्च ये लीक करल वायरस के लिए प्रतिरोधी ये आएगा। लीक करल वायरस किस में आता है? मिर्च में होता है और इसकी प्रतिरोधित रहेगी पूसा ज्वाला। तो पूसा ज्वाला है ना वो जला देगी ना, तो प्रतिरोधी कौन सी हो जाएगी? ज्वाला हो जाएगी। मटर के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान कितना रहना चाहिए? मटर के लिए प्यारे बच्चों 16 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस है ना मटर के अंकुरण के लिए उपयुक्त क्या होना चाहिए? तापमान, ये याद कर लेना प्यारे बच्चों। आगे आता है शक्करगंध की लताओं को रोपने का उपयुक्त समय कौन सा है? किसका पूछ रहा है प्यारे बच्चों? उत्तर भारत में पूछ रहा है शक्करगंध की लताओं को रोपने का उपयुक्त समय कौन सा रहेगा? तो प्यारे बच्चों ये जून जुलाई रहेगा, क्योंकि शक्करगंधी उस टाइम होती है प्यारे बच्चों जिस टाइम मानसून का आगमन होता है। मानसून भारत में सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर आता है। आगे आता है निम्न में कौन सा फल मारम लैंड बनाने में हेतु उपयुक्त होता है? तो प्यारे बच्चों ये संतरा होता है ना, ये मारम लैंड बनाने में क्या होता है? उपयुक्त होता है। आगे आता है आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? यानी जिसमें आम्रपाली बताई थी ना वो प्यारे बच्चों बागवानी के लिए यूज होती थी। तो आम की बीज रहित किस्म कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों? तो सिंधु है ना। बीज रहित किस्म किसकी रहेगी? देख लेना आम की नस्ल भी कौन सी रहेगी? सिंधु रहेगी। ठीक है। आगे निम्न में किसके लिए सूरीनाम चेरी निम्न में किसके लिए मूल वृंत के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये प्यारे बच्चों मीठी चेरी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो प्यारे बच्चों आज हमने ना लगभग 33 क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, ऐसे डेली है ना हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, एंटविजन पुनरावृत्ति वो बदल गया, ऐसे याद कर सकते हो। चीजों को ना कनेक्टिविटी पर बिठाकर याद करोगे ना तो चीजें याद रहना अपने आप शुरू हो जाएगी। प्यारे बच्चों मेरी कोशिश यही है। वैसे तो अगर आप कहोगे और डिटेल में प्यारे बच्चों आपको बीएलडीए थोड़ी करनी है कि और डिटेल में पढ़ोगे, वहां तो आपको उत्तर देना, एक दिन में उत्तर देने से जितने क्वेश्चन ठीक हो जाए उतने बहुत अच्छे हैं। तो आज का टॉपिक प्यारे बच्चों आपको ये पहल कैसी लगी? और ये जारी रहेगी, एग्जाम तक जारी रहेगी। लड़कियां कहती है कि सर आपने लड़कों का एग्जाम होते ही पढ़ाना बंद कर दिया, आप तो बेवफा हो गए। प्यारे बच्चों बेवफा हम नहीं है। गालिब कहते थे कुछ तो मजबूरियां रही होगी हमारी भी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तबीयत बेवफा हो गई थी इसलिए 2-3 दिन नहीं आ पाया। और फिर भी प्यारे बच्चों तबीयत खराब थी तो भी आपने देखा होगा कल इसार में मैं बच्चों के हर एक टाइम पे साथ रहा था। और जब मेरे बच्चे उदास होते हैं ना तो नींद मुझे भी नहीं आती। वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक और शेयर करने का काम कीजिए। और कल से प्यारे बच्चों टाइम भी बढ़ा देंगे, 1-आधा दिन का टाइम दीजिए, थोड़ी सी तबीयत और सेट हो जाए। प्यारे बच्चों मैं लाइव लेक्चर लिया करूंगा, चिंता मत करना। एग्जाम से पहले इसको भी खल्लास कर देंगे, चिंता मत करना। बस अपना है
है ना ध्यान स्टडी पर फोकस रखना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, नेगेटिव विचारों को दिमाग में मत आने देना, और हम आपके साथ रहेंगे। और इस अभी के अभी GKY प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये PDF डाल दूंगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है, कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एग्जाम आपका जरूर क्रैक होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।